हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए चालू करते हैं आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मानचित्र के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे जानेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, दिशा क्या होती है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। देखो कह रहा है, क्या आप पहले या पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था अपने चैप्टर थर्ड में कि ग्लोब क्या होता है। हमने ग्लोब में कई सारे पॉइंट के बारे में बात किए थे। यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में कल हम ये जान सकते हैं कि इसमें देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होते हैं। हम इसमें कल ये जानते हैं कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में ही केवल जान सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मतलब ये हुआ कि ग्लोब का इस्तेमाल हम ग्लोब का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो हम ग्लोब का इस्तेमाल पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। किसके लिए? तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग यदि हम पृथ्वी के ये पूरी पृथ्वी के केवल एक भाग के लिए अध्ययन करना हो, जैसे कि किसी देश के बारे में, राज्य के बारे में, उसके जिले के बारे में, शहर के बारे में या गांव के बारे में अध्ययन करना हो, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि इसकी मानचित्र की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मानचित्र जो होता है वह किसी छोटे से भाग के बारे में विस्तार से बताने का काम करता है। वो बताता है कि देश कहाँ पर है, राज्य कहाँ पर है, जिला कहाँ पर है, शहर कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है। इन सभी के बारे में हमें कहाँ पता चलता है? तो मानचित्र में पता चलता है। ठीक लाल। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि जो मानचित्र है, मानचित्र के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारियां प्राप्त होती है। आइए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो देखो कह रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है ये मानचित्र या ये अध्याय। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक पेपर है, इनके ऊपर खींचा गए एक चित्र के माध्यम से हम एक स्पेसिफिक जो पार्ट था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कहता है मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाती है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जैसे कि आपने एटलस की बुक देखे होंगे। एटलस की बुक में आप क्या देखते हैं, तो उसमें आपके पास 200 या 300 पेज होते हैं। इस पेज में क्या होता है? इस पेज में हर एक देश का हर एक देश का हर एक कॉन्टिनेंट का, महादेश का, तो इन सभी का इसमें क्या होता है? मैप का संग्रह होता है, एक साथ इसमें इकट्ठा किया जाता है। अब ये क्यों किए जाते हैं? तो इनका मेन मकसद या मेन पर्पस होता है कि उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से और डीपली जानकारी देना इनका होता है। ठीक है। यहाँ पे कहता है कि एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। उन्हें अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहता है मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये हुआ कि हमें मानचित्र के माध्यम से अधिक जानकारी मिलेगी। क्योंकि मानचित्र जो होता है वह आपका गहरा ज्ञान देता है। क्या देता है? गहरा ज्ञान देता है, डीप जानकारी देती है। लेकिन आपके पास जो ग्लोब होता है, क्या वो ग्लोब आपको इतना ज़्यादा जानकारी दे पाएगा? तो ये बात नहीं, क्योंकि इसके पास इतना इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं। ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के मानचित्र इसमें दिए गए हैं। यदि हम बात करते हैं पहले को कहते हैं भौतिक मानचित्र कहते हैं, भौतिक मानचित्र। दूसरे को हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। और तीसरे का इसमें एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। तो हमारे पास तीन प्रकार के मानचित्र या मैप होते हैं। आइए बात करते हैं पहले यहाँ पर भौतिक या फिजिकल मानचित्र के बारे में बात करते हैं।
तो कह रहा है पृथ्वी की प्राकृतिक, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सभी को जो दर्शाता हो उसे हम कहते हैं फिजिकल मानचित्र। जैसे कि हमारे पास ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ कहाँ पर प्लेटू एरिया है, कहाँ पर आपका डीप है, कहाँ कहाँ पर आपके पास नदियां हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, और कहाँ कहाँ पर आपके पास जंगल है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमें बताता है उसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र कहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल, इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो इसमें कहता है क्या, कहता है इस प्रकार के मानचित्र के अंदर हमें राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों के सीमाओं, उनके सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र को ही राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे भारत के कई सारे राज्य हैं, उन सभी की सीमाओं को पता करने के लिए हमें मानचित्र को देखना पड़ता है, ना कि हमें ग्लोब को देखना पड़ता है। लेकिन मानचित्र का इस्तेमाल हमें एक छोटे से क्षेत्र में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए बात करते हैं तीसरा, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। तो कहा जाता है कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़कों का मानचित्र, कुछ वर्षा के मानचित्र, वन के मानचित्र या उद्योगों के मानचित्र के बारे में बताते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र वो होता है जो किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी देते हैं, विशेष क्षेत्र की जानकारी देते हैं, विशेष क्षेत्र की जानकारी। अब बात आती है ऐसी कौन कौन सी जानकारी मिल जाती है हमें यहाँ पर, तो हमें मिल जाती है यहाँ पर सड़क की मिल जाती है, इसके साथ में मिलती है वन की मिल जाती है, इसके साथ में मिलती है वर्षा की मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पर हमें और भी मिलता है, और वो ये है मृदा की, जिसे हम कहते हैं क्या, सॉइल कहते हैं, तो हमें सॉइल की मिल जाती है। ऐसी जो विशेष जानकारियां मिलती है ना, उसी को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कहता है इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है, जैसे कि दिशा, दूरी और प्रतीक, दूरी, दिशा और प्रतीक, इन सभी चीजों को हम थीमेटिक मानचित्र के आधार पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो कह रहा है दूरी, यहाँ पर बात करता है दूरी के बारे में। कह रहा है मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटे कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब ये हुआ कि पूरे ग्लोब की यदि बात करते हैं, तो इसमें यदि एक डिस्टेंस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस जितना होगा, उतना ही हम एक छोटे से मानचित्र में भी उसका डिस्टेंस भी उतना ही कैरी किया जाता है। कहता है ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। जैसे यदि यहाँ से यहाँ की दूरी ग्लोब के अंदर दिया गया है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो छोटे से जो पेज में है वहाँ वहाँ पर भी इसकी जो दूरी होगी इसी के अनुपात में 1000 किलोमीटर को बताने का काम करती होगी, या उससे बड़ा बताती होगी। ठीक है। कहता है इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। मतलब ये हो गया, आपके 10 किलोमीटर की दूरी को हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी के तौर पर मापा। मतलब 1 किलोमीटर जो होगा, वो जो 1 किलोमीटर होगा, इसको यदि डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, तो इसका डिवाइड कर देने पर आपका 5 किलोमीटर में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को, सॉरी 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब 1 सेंटीमीटर जितना दूरी होगा ना, उसका वैल्यू कितना है, तो उसकी वैल्यू 5 किलोमीटर की वैल्यू के बराबर है। ठीक है। कहता है इसका अभिप्राय ये हुआ कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाता है, और आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको
पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हो, पता कर सकते हो कि वहां पर एक्चुअल उसकी जो जानकारी है, उसकी जो दूरी है वह कितनी होगी। आइए बात करते हैं। तो आगे कहता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप और देशों को कागज पर दिखाया जाता है या दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाती है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व को यदि एक छोटे से मानचित्र पर हम दर्शाते हैं, तो छोटे से मानचित्र पर यदि पूरे विश्व को दिखाया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटा क्षेत्रफल जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव, शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अब हमारे शहर को मैप में दिखाना है। तो मैप में अपने शहर को दिखाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाला उसे मानचित्र कहते हैं। कहता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है, क्योंकि छोटे से सॉरी जो बड़े मानचित्र होता है जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है, वह किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जानकारी देता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या में बात करता है कि यहाँ पे कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रंस है। यहाँ ये भी बात करता है कि किसके पास कितना एम्प्लॉयमेंट है, किसके पास कितना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन सभी के बारे में विस्तार से बताता है और ये भी बताता है कि फिजिकल यहाँ पर फिजिकल जो है वो ज्योग्राफी कैसी है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ऐसे कई सारी चीजें बताने का जो काम करती है, वो कौन करती है? एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र करती है। आगे देखो कहता है क्या, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो सामुदायिक केंद्र होता है, पब्लिक प्लेस जहाँ पर होती है, अब यहाँ से करीम के घर करीम के घर की बात करते हैं, तो इसके जाने के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं, अलग तरीका दिया गया है। और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब कि समुदाय भवन से लेकर के इसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको मापने के लिए हमने नीचे पैमाना दे रखा है कि यदि हम इतने दूर को मापेंगे तो इसका कितना होगा। इसके पैमाना जो होता है वो 10 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार से आप नाप सकते हैं कि यहाँ पर कितना पैमाने या फिर कितने दूरी पर इसका समुदाय भवन होगा, खेल का मैदान होगा, पेड़ होगा। ऐसे कुछ चीज़ों को आपको इसके माध्यम से मापना आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कहता है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीर का निशान बना होता है। यहाँ पर कह रहा है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है, ये तीर का निशान उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। मतलब अब आप ध्यान देना, अब आपने कई बार कुछ मैप पर इस प्रकार से देखा होगा, जहां पर इस प्रकार के साइन लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ये उत्तर दिशा की ओर डिनेट कर रहा है। और इस रेखा को हम कहते हैं उत्तर रेखा कहते हैं, उत्तर रेखा इसे हम कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं के जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता आसानी से लगा सकते हैं। कहता है चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को दर्शाया गया है। ये प्रधान दिक् बिंदु होते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पर ऐसी दिशाओं के सूचक जो खास दिशाओं को बताने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। बीच के चार बिंदु हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व सॉरी उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे अब मान लिया जाए अब मान लिया जाए ये आपके पास डायरेक्शन है और मेरा घर यहाँ पर है, तो आप बताइए कि मेरा घर किस डायरेक्शन में है। तो आप बताएंगे कि मेरा घर जो है वह नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है, तो नॉर्थ और वेस्ट इस डायरेक्शन में मेरा घर होगा। तो आपने कैसे पता लगाया? तो नॉर्थ और वेस्ट के पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कहते हैं।
लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट को कहेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ और ये साउथ है, तो नॉर्थ और सॉरी साउथ और वेस्ट के पार्ट को कहते हैं साउथ वेस्ट कहते हैं, और साउथ और ईस्ट के पार्ट पार्ट को कहते हैं साउथ ईस्ट पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये नीचे की ओर पहले पड़ता है। इस प्रकार से आप किसी भी जगह के बारे में एक्यूरेट डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हो, जैसे कि आपका पिक्चर 4.1 में दिखाया गया है। ठीक क्लास, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं इस मैप में, आप इस मैप में आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा घर किस दिशा की ओर है और किस दिशा की ओर नहीं है। जैसे वो कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि ये उत्तर है, नीचे दक्षिण होगा, ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो ये देखो उत्तर है ना, नीचे साउथ हो जाएगा आपका, ये ईस्ट हो जाएगा आपका, और ये वेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अभी आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, आप बताइए कि यहाँ पर जो खेत है, खेल का जो मैदान है, वह किस दिशा की ओर है। तो आप बताएंगे जो खेल का मैदान है ये आपका नॉर्थ में है और ईस्ट में पड़ जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार के डायरेक्शन के यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ में है और ये ईस्ट में पड़ जाता है। लेकिन पूछा जाए कि यहाँ पे दुकानें जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो देखो जरा ध्यान देना यहाँ पर कि दुकानें यहाँ पर है आपका, तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट में इसका दुकान देखने को मिल जाता है। ऐसे आप किसी भी चीज के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कुछ दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के, घर के, सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ऐसे कुछ चीजों के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हो। कहता है हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर दर्शाती है। जरा ध्यान देते हैं इसके बारे में, दिक् सूचक के बारे में। जरा ध्यान देना क्लास, यहाँ पर दिक् सूचक की यदि बात करते हैं तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, इसी को आप कहते हैं क्या, दिक् सूचक कहते हैं। इसकी जो ये जो सुइयां दिखाई पड़ रही है, ये जो सुई होती है ये हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर बताने का काम करता है। ये जो उत्तर और दक्षिण है, ये एक प्रकार का प्रमुख दिक बिंदु होता है। ये एक प्रकार का प्रमुख दिक बिंदु होता है जो बताता है कि एक्चुअल में यह कौन सी दिशा की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ वाले कौन सी दिशा की ओर जाने का काम करेंगे। यहाँ पे कहता है प्रतीक। अब आप हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है। कहता है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियां इस्तेमाल की जाती है, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके इन्हें दर्शाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कह रहा है रेलवे लाइन। बड़ी रेलवे लाइन के लिए हम इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मीटर लाइन के लिए हम इस प्रकार के लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और रेलवे स्टेशन के लिए हम इस प्रकार के साइन का इस्तेमाल करते हैं। सड़कें होती है तो दो प्रकार सड़कें होती हैं, पक्की होती है, कच्ची होती है। जो पक्की होती है उनके लिए इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कच्ची होती है उनके लिए हम डॉट डॉट का साइन का इस्तेमाल करते हैं। सीमा, बाउंड्री। तो आपको पता है कि हमारे पास तीन टाइप की बाउंड्री होती है, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का। जो इंटरनेशनल होता है इसे हम एरो और डॉट डालते हैं। जो स्टेट का होता है उसे लॉन्ग एरो और डॉट डालते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसे हम आपको एरो एरो डालते हुए निकल जाते हैं। नदियों के बारे में बात करते हैं तो नदियों को आप इस प्रकार से इंक्लूड कर सकते हैं। कुएं के बारे में बात करते हैं तो काला डॉट होता है। आपका तालाब के बारे में बात करते हैं तो ये आपका कुछ इस टाइप का होता है। यदि नहरों की बात करते हैं तो ये एक टाइप से किसी मेन चीज से कनेक्टेड होता है। यदि हम बात करते हैं पुल के बारे में तो पुल का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कहता है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद या छतरी के बारे में। तो मंदिर कुछ इस टाइप के बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। गिरजाघर आपको ईसा मसीह के जो आपका साइन होता है उनकी तरह बनाया गया। मस्जिद की बात करते हैं तो आपके तीन टावर की तरह बनाए जाते हैं, और छतरी की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। कहता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनको हम किस प्रकार से लिखने का काम करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखते हैं, और पुलिस स्टेशन को पीएस लिखते हैं।
यहाँ पे कहा जाए बस्ती और कब्रिस्तान में कैसे लिखा जाएगा, तो बस्ती को हम रेड डॉट से बनाते हैं और कब्रिस्तान को हम इस प्रकार से बनाने का काम करते हैं। आपका जमीन पर आधा कटा हुआ अंडा दिखाई पड़ता है। पेड़ और घास की बात करते हैं, तो पेड़ के लिए आप छोटे से आकार का इस्तेमाल करते हैं और घास के लिए जमीनों पर बनाया गया इस प्रकार के चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। कहता है ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये किसको बताया गया है या किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब कि इस प्रकार के जो आप देख रहे हो ऊपर प्रतीक, ये जो आप देख रहे हैं साइन, इन सभी साइनों को जो है ना, इन सभी साइनों को आपका ऐसा नहीं है कि केवल ये आपका विलेज में इस्तेमाल होता है या आपके केवल गांव में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो नेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी भी देश में चले जाओ वहां पर तो ये हमारे कंट्री के नेशनल लेवल पर इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर आय कह रहा है कि ये रूढ़ रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो साइन आपको देखने को मिलते हैं इसे कहते हैं रूढ़ प्रतीक, जो कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स होता है, इसको कहते हैं रूढ़ प्रतीक। कुछ प्रतीक 4.3 में दिखाए गए थे। विभिन्न कह रहा है विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जो होता है वो जलाशय पानी के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए किया गया और पीले रंग का इस्तेमाल पठारों के लिए किया गया। हरे रंग का इस्तेमाल मैदान के लिए किया जाता था। इस प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया गया। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है क्या, पानी पानी जो नदी है इसका रंग आपका कैसे लिया गया है, तो इसका जो रंग है आपका नीले रंग का लिया गया है। तो ऐसे आप देखेंगे रेड रंग लिया गया है, तो ये किसका होगा, ये बस्तियों के रंग को बताने का काम करता है। ठीक है ना क्लास। कहता है रेखा चित्र क्या होती है, आइए देखते हैं रेखा चित्र के बारे में। कहता है यहाँ पर रेखा चित्र एक आरेखन है जो जो पैमाने पर आधारित ना होकर के यह याददाश्त और स्थानीय परीक्षणों पर आधारित होता है। रेखा चित्र जो होता है ना, आप जो माइंड में सोचते हो, कहते हो ना किसी दोस्त से, भाई देख मेरा जो घर है ना वो आगे जा करके राइट जा करके लेफ्ट जाओगे 10 मिनट, फिर साइड आपके आंखों के सामने जो दिखाई पड़ेगा घर उसके बगल वाला मेरा घर होता है। तो ये अपने रेखा बता दी है कि ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। आपको सीधे जाना है, फिर राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर सीधे जाना है, फिर राइट जाना है, फिर मेरा घर दिखाई पड़ जाएगा। तो आपने जो बताया वो रेखा चित्र बताया। कहते हैं कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मतलब कि आप केवल एक दिशा निर्देश देते हैं कि यदि आप इस रास्ते से जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन तैयार करता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे कहते हैं रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है क्लास। कह रहा है खाका क्या होता है, आइए देखते हैं खाका के बारे में। कह रहा है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक छोटा सा रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो घर होता है, इस घर की आपकी जो मूलभूत जानकारी होती है, इस मूलभूत जानकारी को प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं उसी को आप कहते हैं क्या, उसी को आप कहते हैं खाका कहते हैं।
ठीक क्लास। और खाका तैयार करने के लिए हम रेखा चित्र का उपयोग करते हैं, रेखा चित्र का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बनाना बनाना आपको आसान होता है और इसका उपयोग करना भी आसान होता है। कहता है आओ कुछ करके सीखें, स्कूल का भुवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का एक मानचित्र ऑनलाइन बनाइए। तो आप जो तैयार करेंगे ना, वो कुछ हमारे बनाए गए आज के मानचित्रों के समान ही देखने को मिल जाएगा। तो क्लास ये जो टॉपिक था आपका खत्म होता है मानचित्र के बारे में। मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से थे हमने भी देखा, फिजिकल, पॉलिटिकल और आपका एथेंटिक था। प्रधान दिग्बिंदु क्या होते हैं, वह बिंदु जो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे कुछ दिशाओं को बताने का काम करते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, वो छोटे से क्षेत्र में बड़े चीजों को बताने का काम करते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी देने का काम करता है। यहाँ पे कहता है कि मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर होता है। तो मानचित्र जो होते हैं वह एक रेखा चित्र नहीं होते, बल्कि वह वहाँ के जानकारियों को देने के लिए एक फिक्स हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाका में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो बड़ा पैमाने वाला जो बड़ा पैमाने का मानचित्र होता है वो ज़्यादा जानकारी देता है हमें। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े क्षेत्रों को छोटे से क्षेत्रों में समझाने में सहायक होते हैं। तो क्लास इस प्रकार से हमने देखा कि आज के टॉपिक की क्या खास विशेषताएं थी। हमने खाका देख लिया आज के बारे में, रेखा चित्र देख लिया आज हमने। यहाँ पर हमने देख लिया कि रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, हमने देख लिया कि प्रतीक की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने देखा प्रधान दिक बिंदु क्या होते हैं, दिशा क्या होती है, दिशा की जानकारी कैसे लगाई जाती है। हमने आज ये भी देखा कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं, बड़े पैमाने के मानचित्र क्या होते हैं। अंत में हमने देखा कि दूरियों को हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने छोटे से मानचित्र पर, मानचित्र कितने टाइप के होते हैं हमने ये देख लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा मानचित्र का जो चैप्टर था वो खत्म होता है। अगर कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।